नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं BS24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, भारतीय किसान संघ ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किसानों की समस्याओं पर सीएम से चर्चा हुई। सोयाबीन के MSP पर बोनस देने की मांग रखी। समर्थन मूल्य 4,892 से पर 1,108 रुपए बोनस की मांग की गई, ताकि किसानों को सोयाबीन के 6,000 रुपए प्रति क्विंटल का दाम मिल सके। भोपाल के सबसे सुरक्षित क्षेत्र श्यामला हिल्स में अड़ीबाजी की घटना सामने आई। कुछ बदमाश जबरन वसूली करने के साथ चंदे के नाम पर शराब दुकान से 11,000 की मांग कर रहे थे, जो पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जय मालवी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल भोपाल के सुरक्षित और CM हाउस इलाके से लगभग 400 मीटर दूरी पर बदमाश पैसे न देने के नाम से तलवार दिखाकर दुकान वाले को डरा धमका रहे थे, जिसके बाद श्यामला हिल्स थाना पुलिस हरकत में आई और एक बदमाश जय मालवी को गिरफ्तार किया गया। वहीं कुछ और आरोपियों की तलाश इस मामले में की जा रही है। इसके साथ ही इन सभी आरोपियों की आपराधिक कुंडली खंगाली जा रही है। इसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो रात्रि में ही एक लड़का जय मालवी करके वो उसकी तलाश की तो वो मिल गया, तो उसको ले आए थे रात्रि में। और अभी जो अन्य आरोपी हैं घटना के, जिनका नाम आ रहा है कि घर पे भी बाणगंगा पे हम गए थे दबिश्ती, जिसमें भी एक लड़के को तस्दीक हेतु लेके आए हैं और बाकी की तलाश कर रहे हैं। और जो हम नेट से निकाल सकते थे जानकारियाँ, उनकी हमने कलेक्ट कर ली हैं और जिनके आपराधिक रिकॉर्ड मिलते हैं उनके विरुद्ध उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में बेकाबू होते डेंगू के फैलाव पर हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद भी सिस्टम में सुधार नहीं आया। प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इधर जबलपुर में फिर डेंगू के 4 और मरीज मिले, जिससे डेंगू पॉजिटिव की कुल संख्या बढ़कर 260 पहुंच गई। मरीजों की संख्या ज्यादा होने की वजह से जिला अस्पताल सहित निजी अस्पतालों के वार्ड डेंगू मरीजों से भरे हुए हैं। बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा। राज्य सरकार को 1 हफ्ते में कोर्ट में जवाब पेश करना है और कोर्ट ने 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की है। वहीं जबलपुर संभाग के रीजनल हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा डेंगू की रोकथाम के प्रयास जारी होने की बात कह रहे हैं। रोज पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन वो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं और लोगों को सलाह दी जा रही है। हमारी टीम हर वार्ड जा रही है, वार्डों में जाकर लोगों ने जो पानी संग्रहित किया है सलाह दे रहे हैं। हम सरकारी दफ्तरों में भी टीमें जा रही हैं और कूलर वगैरह जो लगे हैं उसमें लार्वा को देख रही हैं। ग्वालियर में भारत बांग्लादेश का मैच होने जा रहा, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए जुल्म को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा मैच का विरोध कर रही। हिंदू महासभा 2 अक्टूबर को काला दिवस मनाएगी, 3 अक्टूबर को दफ्तर से स्टेडियम तक पैदल मार्च निकालेगी और 6 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक ग्वालियर बंद करेगी। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ग्वालियर पहुंची और कहा कि यहां मैच हो और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो, ये ठीक नहीं। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस की परपोत्री जी राष्ट्रीय चौधरी जी हमारे साथ हैं। मैडम, 6 अक्टूबर को जो मैच है, किस तरह से विरोध रहने वाला है, क्या करने वाले हैं उस दिन आप? पहले तो हम लोग जनता को जागरूक करेंगे, ये खेला देखने मत जाओ। अगर तब भी देखेंगे जो जनता तक हमारा समाचार, हमारा ये मैसेज नहीं पहुंचा और इनोसेंट जनता आगे बढ़ा, तो हम लोग विरोध करेंगे, रोकेंगे और सरकार को तो चेतावनी देंगे हिंदुओं को और नीचे दिखाने के लिए कि देखो बांग्लादेश में हम लोग हिंदुओं को कूट के काटेगा और इधर आके तुम लोगों के साथ ही क्रिकेट खेलेगा और तुम लोग ताली मार के हम लोगों को इनकरेज करेगा और टिकट खरीद के हम लोगों का जेब में पैसा देगा कि हम लोग उस पैसा को लेके फिर जाके और एक हिंदू परिवार को मर्डर कर सकते। आप लोग विरोध करना स्टार्ट किया तो कुछ आपको नोटिस मिल गया? आपके कार्यकर्ताओं को क्या नोटिस मिला? दमनकारी नीति कितनी भी प्रशासन अपना ले, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कोई भी दमनकारी नीति अपना ले, लेकिन हिंदुओं की बात करने के लिए हिंदू महासभा चुप नहीं होगी। हिंदू महासभा के ये कार्यकर्ता 29 तारीख को हिंदू युवा सम्मेलन करेंगे और 2 तारीख को काला दिवस मनाएंगे। देखिए 130 धारा के अंतर्गत नोटिस देकर जिला प्रशासन ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कथनी करनी पर अंतर बता दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के आयातित लोग
तो ये शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों विचारों से भटक गई है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया है। नोटिस में साफ लिखा है कि उनको 20,000 रुपए का नोट यानी कि बॉन्ड भरना पड़ेगा और उसके बाद वो रहेंगे, यानी कि रह सकते हैं, यानी कि प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जो भारत और बांग्लादेश का मैच है उसको लेकर लगातार जो विरोध का दौर है वो जारी हो चुका है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के 7 लाख कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी दिवाली की सौगात दे सकती है। दरअसल वित्त विभाग ने बजट में सभी विभागों में कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई राहत के लिए 64% राशि का प्रावधान रखा। हालांकि अभी तक 46% की दर से ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि भारत सरकार इसे बढ़ाकर 50% कर चुकी है। राज्य के कर्मचारी भी 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार दीपावली के आसपास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी घोषणा कर सकते हैं, जिसको लेकर प्रदेश के कर्मचारी संगठन फैसले का स्वागत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 46% डीए मिल रहा है और 4% पिछला हमारा बकाया है। हमें अभी उम्मीद पिछले 4% की है और केंद्र सरकार क्या बढ़ाती है उसकी भी उम्मीद है। हमारी मांगों पर अब ध्यान दिया जाए, क्योंकि कर्मचारी अब लामबंद होने लगे और आंदोलन का निर्णय कभी भी ले सकते हैं। तो ये 64% की जो खबर है वो तो एक अतिरेक है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी दिवाली पर अगर सरकार कुछ कर्मचारियों के प्रति करती है तो हम हमेशा उसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए बयान पर बीजेपी नेता लगातार हमलावर है। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। जाटव ने आगे कहा कि आज भी दलितों और मुसलमानों की बस्तियां गंदी हैं। कांग्रेस को सड़क पर उतरकर इन बस्तियों के हालातों को देखना चाहिए। 2014 के पहले अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए न शौचालय थी और न ही उनके रहने की व्यवस्था थी। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद यह सब संभव हुआ। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि जब तक भारत में सभी लोगों में समानता नहीं आएगी तब तक आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी। इसके बाद आरक्षण को खत्म किए जाने पर विचार किया जा सकता है। इसी को लेकर बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमलावर रहे। उन्होंने विदेश में जाकर भारत में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। यही कांग्रेस संविधान को लेकर घूम रही थी कि भारत में संविधान खतरे में है। लेकिन आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है। बस्तर में डिप्टी सीएम और लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव ने विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सही समय पर कार्य करने के निर्देश दिए। मीडिया से चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं किया था, उन्हें माफी यात्रा निकालने की जरूरत है। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट पर फैसला जल्द लिया जाएगा। पिछले 5 साल जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लूटने का काम किया, और इसलिए कांग्रेस को तो अन्याय करने की आदत रही है। न्याय यात्रा उनके मुंह से शोभा नहीं देती, उन्हें तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। सदस्यता अभियान में देश के बड़े राज्यों में एमपी बीजेपी संगठन पहले स्थान पर है, तो वहीं ओवरऑल में एमपी बीजेपी देश में तीसरे स्थान पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने इस उपलब्धि के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अब प्रथम चरण के सदस्यता अभियान में 1 करोड़ सदस्य बना चुके मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन ने दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी। पहले चरण की समीक्षा और दूसरे फेज की तैयारियों को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष, सदस्यता अभियान प्रभारियों, जिला प्रभारियों और सदस्यता अभियान कोर ग्रुप की प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितनंदन शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर कमजोर परफॉर्मेंस वाले जिलों के अध्यक्षों, प्रभारियों को हिदायत दी गई, तो अच्छा काम करने वाले जिलों को प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा। इस बात की प्रसन्नता सदस्यता अभियान को लेकर के जिस प्रकार से हमारा एक एक कार्यकर्ता नीचे तक लगा हुआ है, सारे मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, महापौर, नगर पालिका निगम के अध्यक्ष, नगर निगम के नीचे तक के हमारे सारे कार्यकर्ता जिस प्रकार सदस्यता में लगे हैं, यही कारण है कि मध्य प्रदेश सदस्यता के मामले में बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन हमने तय किया कि आने वाले समय में भी हम लगातार
पूरी ताकत के साथ लग करके हमारी सदस्यता के अभियान को हम सफल बनाएंगे। जहाँ हम कमजोर हैं वहाँ हमें ताकत देने का काम आज सभी लोग मिलकर के एक अच्छी तैयारी हमने की है। हमारा जो 1,68,00,000 का लक्ष्य तो था, लेकिन अब हम 2 करोड़ के लक्ष्य को भी पार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम पर। बिलासपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्रों का सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर अवनीश शरण रहे। एससीसीएल के सीएमडी डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अतिथियों ने 100 सफाई मित्रों का सम्मान किया। कलेक्टर अवनीश शरण ने सफाई मित्रों के कल्याण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सभी को भारत को एक स्वच्छ और विकसित देश बनाने में अपना योगदान देना होगा। एससीसीएल के सीएमडी डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि हर एक व्यक्ति को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना होगा। कार्यक्रम में निगम आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ, एससीसीएल के तमाम निदेशक व अधिकारी मौजूद रहे। लगातार स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हो रहा है। बिलासपुर ज़िले में भी जिला प्रशासन, नगर निगम और एससीसीएल के विशेष प्रयासों से आज यहाँ पे एससीसीएल के मुख्यालय में इसका आयोजन हुआ है और इसमें विशेष रूप से जो स्वच्छता में हमारे कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, महिला पुरुष कर्मचारी, उनका सम्मान समारोह था। तमाम उन सफाई मित्रों का और उन सफाई सखियों का जो आज सम्मान किया। जो स्वभाव में जब हमारे स्वच्छता आएगा, जब हमारे संस्कार में स्वच्छता आएगा, हम लोग कर भी रहे हैं। हमने स्वच्छता का शपथ भी लिया। उस शपथ को हम एक संकल्प के रूप में, एक प्रण के रूप में लेकर के चलेंगे। भिलाई में ऑल इंडिया पुलिस गेम का आयोजन किया गया, जिसमें मेजबान छत्तीसगढ़ की टीम ने भी पदक जीते। ड्यूटी के बीच खेल में अपना नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों में महिलाएं सबसे ज्यादा है। इनमें अंजू सिंह लगातार 3 सालों से पावर लिफ्टिंग में मेडल जीत रही। इस बार भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। प्रियंका और कविता ठाकुर को गोल्ड मिला, रमावती को ब्रॉन्ज, योगा में सुभद्रा को सिल्वर मिला और वेट लिफ्टिंग में ज्ञानेश्वरी यादव ने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन खास बात इसकी ये रही कि छत्तीसगढ़ की टीम को मेडल दिलाने वाली सभी खिलाड़ी महिलाएं थी। अब इनका कहना कि जब टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल जीत कर आती है तो उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलना चाहिए। इन खिलाड़ियों ने खेल कोटे से भी अलग भर्ती की मांग की ताकि लगातार प्रैक्टिस कर ज्यादा मेडल जीत सके। मैं पुलिस में ज्वाइन होने के बाद फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया पुलिस खेली हूँ और इसमें मेरा गोल्ड मेडल रहा है और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा है। पुलिस विभाग से विनती करती हूँ कि जैसे सभी राज्यों में आउट ऑफ टर्न मिलता है, प्रमोशन मिलता है, वैसे ही गोल्ड मेडल में आउट ऑफ टर्न या प्रमोशन दिया जाए। लड़कों के मुकाबले जो है लड़कियों का वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग कराना काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि नो डाउट जो प्राकृतिक रूप से जो लड़कियों की थोड़ा मसल जो है थोड़ा सा कम होता है, तो उनको लड़कों की अपेक्षा काफी मेहनत करना पड़ता है। भिलाई में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस गेम की क्लोजिंग सेरेमनी में अबूझमाड़ के आदिवासी बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। देश भर से भिलाई पहुंची पुलिस टीम के सामने बच्चों ने मलखम्ब के जरिए अपने कर्तव्य दिखाए। इन बच्चों के हैरत अंगेज कर्तव्य को हर कोई देखता रह गया। ये वही बच्चे हैं जो मलखम्ब के जरिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के जरिए दुनिया की नज़रों में आए इन टीम में 6 साल की उम्र से लेकर 18 साल की युवा शामिल है। इनके कोच मनोज प्रसाद ने बताया कि अबूझमाड़ के इस टैलेंट को दिखाने के लिए मंच तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें बेहतर प्रैक्टिस के लिए नारायणपुर में एक हॉल नहीं मिल पा रहा। इन्होंने IBC 24 के जरिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से अकेडमी के लिए सुविधायुक्त हॉल की गुहार लगाई, जिससे मलखम्ब खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में और निखार आ सके। सुरेश कुमार पटेल। सुरेश, कौन सी क्लास में हो तुम? मैं कक्षा तीसरी में हो। तो कितने साल से कर रहे हो मलखम्ब बेटा? 3 साल। 3 साल हो गए, मतलब क्लास 1 से शुरू किया था? जी। हम लोग का पूरा प्रैक्टिस रहता है। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? सब हमारी टीम ना 8 घंटे प्रैक्टिस करती है। एकेडमी वही रहती है? हाँ, एकेडमी पूरा रहती है। अभी जैसे हम लोग इंडिया गॉट टैलेंट जीते थे, तभी से हम लोग का फॉर्म आना चालू हो गया था। अमेरिका गॉट टैलेंट, ब्रिटेन गॉट टैलेंट और एक इटली का भी प्रोग्राम चल रहा है जो कि दिसंबर में होने वाला है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। तो आशा करता हूँ कि फिर से हम लोग छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलने का एक मौका देंगे अपने छत्तीसगढ़ वासियों को। 130 साल पुराने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण से पहले इसके नाम को लेकर सियासत गर्म है। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर इस स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग की।
सांसद भारत सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे और ग्वालियर के रहने वाले थे, इसलिए स्टेशन का नाम अटल जी के नाम पर रखा जाए। इधर जबकि सिंधिया समर्थक बीजेपी और कांग्रेस के विधायक चाहते हैं कि स्टेशन का नाम माधवराव सिंधिया हो। बस इसी को लेकर दोनों पक्ष के नेता आमने सामने हैं। रेल मंत्री आदरणीय वैष्णव जी से मुलाकात की और एक पत्र लिखकर उनसे ये आग्रह किया, इसके 3 बार प्रधानमंत्री रहे ऐसे भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ग्वालियर रेलवे स्टेशन का नामांकन किया जाए कि ग्वालियर में रेलवे का जो विचार किया गया वो सिंधिया परिवार द्वारा किया गया। तो मैं तो समझता हूँ कि ग्वालियर वासियों के लिए एक अच्छी चीज़ होगी कि इसका नाम कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के नाम पर रखा जाए। कांग्रेस की को खुशी होगी अगर श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के नाम से ग्वालियर स्टेशन का नाम रखा जाता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो कांग्रेस को होगी। इंदौर में शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले सीएम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में बौद्धिक संपदा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, हाई कोर्ट के जज सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस संजीव सचदेवा मौजूद रहे। कन्वेंशन सेंटर में ही इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल एम्पोलॉजिस्ट की नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीएम शामिल हुए। यहां सीएम ने डॉक्टर्स को बधाई देते हुए कहा कि आप इम्प्लांट क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं। ब्रिज मंत्री बिजनेस एक्सपो में भी सीएम ने हिस्सा लिया। भंवरकुआ क्षेत्र स्थित हॉस्पिटल में राउत क्षेत्र की विधायक मधु वर्मा से उन्होंने मुलाकात की। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन ने कलाकारों का सम्मान भी किया। उन्होंने मंच से यह भी घोषणा की कि हर साल इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रसिद्ध गायिका एस.के. चित्रा को लता अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने राहुल गांधी के राम मंदिर के बयान की निंदा की। राहुल गांधी जी को करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का अपमान करने का अधिकार नहीं है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार करे, अपना विषय रखे, अलग बात है, लेकिन इतनी बड़ी जनभावनाओं के आधार पर कई सालों के संघर्ष के बाद भगवान राम के मंदिर में उनका गर्भगृह में प्रवेश हुआ और उस पूरे आयोजन को लेकर जिस ढंग से उपहास उड़ाया है, ये उनकी एक तरह से मान के चलो कि बहुत हल्की हरकत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। राजनांदगांव जिले के बरगा में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शामिल हुए। अतिथियों ने 32 करोड़ 7 लाख 60 हजार रुपए के 35 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। बरगा में वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए काफी बेहतर काम हुआ। वहीं उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जल जीवन मिशन के कार्यों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने पर लोकेशन टैंक साइट, स्वच्छता लक्षित इकाई, जिला प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। पिछले 5 साल में जो जल जीवन मिशन में जो भर्राशाही काम हुआ है, मोदी जी की बहुत ही कल्याणकारी योजना घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाने का, उसको भी दुरुस्त करने का हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया। हम सभी स्टेट के जो डिस्प्यूट है हम धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अभी हम पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो डिस्प्यूट है 20 सदियों का, बहुत जल्दी पहले उसका काम हो जाएगा। हमारे काम स्पीड में शुरू हो गया है मोदी साहब के नेतृत्व में। उनके लीडरशिप में ही होगा काम, तो ही हो पाएगा, नहीं तो आगे कुछ। मध्य प्रदेश में डेंगू की समस्या पर जबलपुर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। इसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ये बताने के निर्देश दिए कि आखिर डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। हाई कोर्ट में ये याचिका भोपाल के विजय बजाज की ओर से दायर की गई। इसमें कहा गया था कि प्रदेश में डेंगू से रोज लोगों की मौत हो रही है, लेकिन न तो अस्पतालों में इलाज की अच्छी व्यवस्था है और न ही नगरीय निकाय डेंगू का फैलाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मामले में हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को तय की है। मुरैना जिले में
अधिनियम के तहत स्कूलों में लंबे समय से पदस्थ सीनियर शिक्षकों को इधर से उधर करने की कार्रवाई की जा रही, लेकिन एक शिक्षिका का स्कूल अलॉट करने के बाद उनका नाम फिर से काउंसलिंग में जोड़ दिया गया, जिससे महिला टीचर अधिकारियों के सामने रो पड़ी। दरअसल जाटोली के सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षिका किरण शर्मा विज्ञान की सबसे सीनियर शिक्षिका है। 15 सितंबर को एक्सीलेंस स्कूल में उनकी काउंसलिंग हुई। इस दौरान उनको ग्वालियर के मोती झील स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय में आवंटित किया गया, लेकिन 2 दिन बाद अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया। शिक्षिका का आरोप कि फोन कर पैसे मांगे, नहीं देने पर अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया। अब दोबारा काउंसलिंग के लिए लगातार परेशान किया जा रहा है। तो काउंसलिंग के लिए सूची में नाम था, मैं काउंसलिंग करने के लिए आई यहाँ मुरैना में, तो काउंसलिंग की और मेरे लिए मैंने जो स्कूल चयनित किया था उस पर सहमति मिली, मोती झील मुझे दिया गया। 2 दिन बाद मेरे पास अन्य नंबरों से कॉल आया कि आपको नहीं मिलेगा मोती झील, वो आपको दोबारा काउंसलिंग करनी पड़ेगी। हमने इनसे अभ्यावेदन ले लिया है, हमारे ब्लॉक स्तरीय अधिकारी ने अभ्यावेदन को मान्य कर लिया है और उसमें लिख दिया है कि ये पूर्व में जो है ये काउंसलिंग में उपस्थित रही हैं और उन्होंने विद्यालय जो है मोती झील अलॉट हो गया है। स्तर पे वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके पता करूंगा कि कैसे इनका नाम जो है रेड जोन में चला गया। छतरपुर जिले में गंज कस्बा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खुलने का समय सुबह 7 बजे है। स्कूली बच्चे पिछले 2 घंटे से स्कूल का मुख्य दरवाजा का ताला खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इन बच्चों के साथ कुछ शिक्षक और शिक्षिकाएं भी शामिल हैं। न तो स्कूल का हेडमास्टर यहां पहुंचते हैं और ना ही कोई चपरासी। IBC 24 के संवाददाता ने बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह रोजाना स्कूल सुबह 9 बजे ही खुलता है, जबकि हम सभी सुबह 7 बजे यहाँ जाते हैं। मीडिया में खबर आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। उन्होंने माना कि स्कूल में कई अनियमितताएं हैं और इन पर जल्द ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। पत्र, सूचना, समाचार पत्र में भी शिकायत आई थी कि कुछ कर्मचारी उपस्थित रहते हैं लगातार, तो उसके संबंध में निश्चित रूप से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से अनियमितता यदि पाई जाती है तो अनियमितता है इसमें और लगातार अनुपस्थित है, कुछ दिन उपस्थित है, कुछ दिन अनुपस्थित रहते हैं, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जानकारी नहीं मिली है कि अभी कोई डमी व्यक्ति काम कर रहा है, यदि इस प्रकार की जानकारी मिली तो निश्चित रूप से कार्रवाई की। छतरपुर में एक व्यक्ति ने पत्नी पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई। दरअसल 2 महीने पहले फूलचंद कुशवाहा ने एसपी ऑफिस जन सुनवाई में पहुंचकर अपनी पत्नी पर 5 पति शादी करने का आरोप लगाए थे। साथ ही उसने ये भी बताया था कि पत्नी उनसे ब्लैकमेल कर रही है। इस मामले में महिला थाने में जांच के बाद विनीता उर्फ सलमा पर केस दर्ज किया गया। अब महिला ने कोतवाली थाने में फूलचंद के खिलाफ FIR कराई। मेरी पत्नी है, उसने पहले से ही 4-4, 5-5 शादियाँ कर रखी थी, तो मैंने उसके खिलाफ में आवेदन दिया था एसपी सर को बहुत 2-3 महीने पहले, तो उस पर FIR भी हो चुकी है 420 की। इसके बाद जब से उसके ऊपर FIR हुई है, जब से मुझे परेशान कर रही है। अभी हाल ही में उसने 19 तारीख को मेरी एक भारी FIR कर दी। उसकी शिकायत करने में साहब के यहाँ आया था, तो साहब ने आश्वासन दिया है कि जाँच करेंगे केस में। टोटल फर्जी मुकदमा है। रायगढ़ शहर में तालाबों के संरक्षण की योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है। नगर निगम ने शहर के 21 तालाबों के संरक्षण का दावा किया था। इसके लिए पार्षदों से प्रस्ताव मंगाकर कार्य योजना भी तैयार की गई थी, लेकिन 5 साल बाद भी योजना पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पाई। ऐसे में तालाबों पर अतिक्रमण हो रहे हैं और नगर निगम के जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि शहर के 21 तालाबों पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए SSR मद से, CSR मद से, DMF मद से राशि खर्च की जानी थी। इसके बावजूद भी प्रस्ताव सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। मामले में निगम के राजस्व प्रभारी का कहना है कि शासन से कुछ तालाबों के लिए राशि आई थी, जिससे तालाबों का सौंदर्यीकरण किया भी गया। जूट मिल क्षेत्र में तालाबों में अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी, जो कि सत्य पाई गई। इस प्रकार से तालाबों को जो संवर्धन करने की योजना राज्य सरकार की है, उसको कहीं न कहीं पर नगर निगम का कांग्रेस सरकार पलीता लगा रही है। और अभी नए तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए भी कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें शहर के प्रमुख 8-10 तालाबों को लेकर राज्य शासन से अनुमति मांगी जाएगी। इसमें फंड की कमी है तो फंड भी मांगा जाएगा। शिकायत आती है वार्ड वासियों से या मोहल्ले वासियों, शहर वासियों से, तो निश्चित तौर पर उसमें नगर निगम द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ राजस्व की अमला की जो टीम है उनके द्वारा भी जाकर कहीं न कहीं अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई को लगातार नगर निगम और राजस्व की टीम मिलकर कर रही है। झाबुआ के खवासा गांव में स्थित एक निजी स्कूल
चर्चा में है। आरोप ये कि स्कूल में जय श्री राम बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। स्कूल के शिक्षक ने बच्चों को निर्देश दिए कि उन्हें केवल गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून ही कहना होगा। वहीं छात्रों ने जब ये बात अपने अभिभावकों को बताई तो मामला गर्मा गया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर हंगामा कर दिया। हालांकि अभी तक स्कूल की ओर से मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। जिम्मेदार बयान देने से कतरा रहे हैं। खबर पखांजूर से, जहां 2 साल पहले किसानों से ठगी के मामले में एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। अंतागढ़ के पूर्व विधायक अनूप नाग ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भोजराज नाग और विक्रम हुसैंडी ने झूठे वादे कर किसानों को छला, राजनीतिक लाभ लिया। आज विक्रम हुसैंडी विधायक और भोजराज नाग सांसद बन गए। राज्य और केंद्र में उनकी डबल इंजन की सरकार है। अब उन्हें किसानों को राशि दिलवानी चाहिए। इस पर विधायक विक्रम हुसैंडी ने पलटवार करते हुए कहा कि किसानों से ठगी का मामला कांग्रेस कार्यकाल का है। अनूप नाग अपनी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। दरअसल जून 2022 में हजारों किसानों ने व्यापारी सुमन रॉय के पास मक्का बेचा था, लेकिन व्यापारी ने किसी को भुगतान नहीं किया, जिस पर सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार रोज कहते फिरते रहती है, थकते नहीं है। हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों के इतने हितैषी हैं तो ये 7 करोड़ रुपए जो हमारे किसान, मक्का किसान जो ठगी के शिकार हुए, उन्हें क्या पैसा वापस दिलवाए या कब तक दिलवाएंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। आज पूरे तरीके से सभी लोगों का बयान वगैरह लिया जा चुका है और लेकर के जो वैधानिक प्रक्रिया है वो किया जाना है। अभी इस मामले में ये कहना कि अपने समय नहीं हुआ तो अपने नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो कुल मिला के उनके कांग्रेस सरकार के समय और उनके विधायक की नाकामी के चलते सब हुआ था। जशपुर के फरसबहार में ईब नदी के टापू पर 3 दिनों से फंसे ग्रामीणों और मवेशियों का सफल रेस्क्यू किया गया। बता दें कि 3 पुरुष और 1 महिला जंगल में मवेशी चराने गए थे। इसी बीच ईब और शान नदी में बाढ़ आ गई। ग्रामीण दिन भर नदी में पानी कम होने का इंतजार करते रहे, लेकिन पानी कम नहीं हुआ। सभी लोग 3 दिन तक फंसे रहे। एसडीआरएफ की टीम ने सभी ग्रामीणों और मवेशियों का सफल रेस्क्यू किया। वहीं नारायणपुर के क्षेत्र में बादल खोल अभ्यारण्य कलिया गांव की पुलिया बह गई। पुलिया बहने से दर्जनों गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। ग्रामीणों से प्रशासन से मदद अब गुहार यहां पर ग्रामीण लगा रहे। धमतरी में 2 दिवसीय जल जगार विराट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जल बचाने की इस मुहिम को फन, मस्ती और कला के साथ चर्चा कर आगे बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे जल ओलंपिक कार्यक्रम से होगी। सुबह 9 बजे कार्निवल और सुबह 11 बजे से जल सभा, अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन, कबाड़ से जुगाड़ सामुदायिक खेल उत्सव और शाम 5 बजे जिले के 108 अमृत सरोवर के जल से भगवान रुद्रेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक गायिका गरिमा दिवाकर की प्रस्तुति होगी, जो देर रात तक चलेगा। फिर दूसरे दिन 6 अक्टूबर को सुबह 5 बजे गंगरेल ट्रेल रन से कार्यक्रम का आगाज होगा। नवरात्रि मेला और शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ का पहला ड्रोन शो होगा। आज के समय में जल, जंगल और के अंधाधुंध दोहन से जल स्तर में काफी गिरावट आई, जिसको देखते हुए कलेक्टर नम्रता गांधी ने मामले को गंभीरता से लिया। कलेक्टर ने हर गांव का दौरा कर जल संरक्षण संवर्धन के लिए जल जगार कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक किया। हर गांव में जल प्रहरी और वाटर हीरो की टीम गठित की गई। वहीं ग्राम पंचायत परस्तराई ने जल संरक्षण के लिए सबसे पहला और बड़ा कदम उठाया। अब यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम बन चुका है। संकट इतना था कि पानी के कारण हम लोग ना पूरा फसल चक्र का परिवर्तन किया और इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जल जगार से हम लोग बहुत फायदा होते और एक वजह से हम सोख्ता गड्ढा भी करवासन पंचायत द्वारा, तो पानी लेवल अंदर जा से तो फायदा होते ऊपर से। हमें पीने के पानी का संकट 2-4 सालों से हो रहा था। जब पीने के पानी का संकट होता है और विपरीत परिस्थिति में हमारे धान का फसल नष्ट हो जाता है तो हमें आर्थिक हानि होती है। तो हम सोचे कि हमें आर्थिक हानि भी मत हो और हमें इनकम भी बेहतर मिले। पूरे छत्तीसगढ़ में और धमतरी में विशेष रूप से जल संरक्षण को लेकर बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जलवायु पर्यावरण के संरक्षण के लिए और बदलते क्लाइमेट चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को ध्यान रखें कि पानी की हर बूंद को बचाए, उपयोग सीमित रूप में करें।
अयोध्या में जब से प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हुए तब से प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा राम भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं और दिल खोलकर मंदिर निर्माण में दान दे रहे हैं। राम मंदिर से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला। श्री राम मंदिर को अब तक दान से लगभग 400 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोना भी मिला। शायद यही वजह है कि अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद कुछ सालाना कमाई मां वैष्णो देवी और शिरडी के साईं मंदिर के बराबर पहुंच गई। इस बारे में IBC 24 संवाददाता अपूर्व पाठक ने बातचीत की है। आप सुनिए। प्रभु रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान हो जाने के बाद लगातार अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और दिल खोलकर भी राम भक्त अपने रामलला को दान भी कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो लगभग 363 करोड़ के रुपए की मालिक बन चुके हैं रामलला। अगर ब्याज की बात की जाए तो 400 करोड़ रुपए की इस समय मालिकाना हक में है रामलला। वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर के बराबर इस समय रामलला का भी दान आ रहा है, क्योंकि रामलला इस समय विश्व स्तरीय नगरी के रूप में अयोध्या जानी जाती है और साथ ही साथ रामलला का परचम देश दुनिया में विख्यात है और अनन्य भक्त लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं, अपने प्रभु रामलला का दर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि अयोध्या रामलला को लगातार जो दान आ रहे हैं वो शिरडी साईं और माता रानी वैष्णो देवी के बराबर अब दान भी मिल रहा है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के लिए रथ निर्माण का काम शुरू कर दिया गया। जगदलपुर के सिरहासार भवन में बारगी उतारनी रस्म अदा होने के बाद 2 गांव के कारीगर 8 पहिए का विजय रथ बनाने में जुटे हैं। 616 साल पुरानी बस्तर दशहरा की विभिन्न परंपराएं लोगों को आकर्षित करने वाली होती है। 8 चक्कों वाले 25 फीट ऊंचे रथ का निर्माण भी ऐसी ही एक खास परंपरा का हिस्सा है। दरबा और माचकोट के जंगल से रथ निर्माण के लिए साल, तिनसा और बीजा प्रजाति की लकड़ियां सिरासार भवन के पास लाई गई, जिसके बाद बारसी उतारनी रस्म के बाद यह भव्य रथ निर्माण का काम झाउमर गांव और बेड़ा उमर गांव के कारीगरों को सौंप दिया गया। कारीगर बलिराम नाग का कहना कि कारीगर 30 दिनों की मेहनत के लिए दशहरा समिति से एक नियत मात्रा में चावल ग्रहण करते हैं। एक रथ निर्माण करते करते कम से कम 20 या 25 दिन तक लग जाता है। परंपरा से 2 ही सूली भाता लेके हम कर रहे हैं। देखते देखते तो लोग बाग तो कई रुपया कमा लेते हैं। घर बार को छोड़ के हम आए हैं। हमारे लिए तो सरकार तरफ से कोई भी सुविधा होना चाहिए ना। बस वही 1 किलो चावल। हाँ, ये जो है अभी बन रही है 8 चक्का, तो वो विजय रथ कहलाता है। और एक रथ है 4 चक्के का, जो अभी 4 तारीख से मतलब जोगी का बैठने के बाद से 5 दिन यहाँ पे परिक्रमा करेंगे। नक्सलगढ़ की पहचान अब बदल रही है। नक्सलगढ़ हिंसा से प्रभावित बस्तर के युवाओं को विकास की ओर बढ़ने के लिए बस्तर का आयोजन किया जाएगा। 1 से 15 नवंबर तक होने वाले खेलों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी 1 से 20 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। खिलाड़ी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से अपना पंजीयन करा सकते हैं। बस्तर ओलंपिक में सबसे पहले विकासखंड स्तर पंजीयन होगा और फिर जिला स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बस्तर ओलंपिक 2024 के अंतर्गत एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, हॉकी, तीरंदाजी, कराटे, बैडमिंटन, लिफ्टिंग और रस्साकशी विधाएं सम्मिलित हैं। बस्तर ओलंपिक के अंतर्गत 2 आयु वर्ग में प्रतियोगिता होगी। पहले आयु वर्ग में 14 से 17 साल के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। दूसरे आयु वर्ग में 17 साल से अधिक के प्रतिभागी भाग लेंगे। इसके अलावा नक्सल से प्रभावित दिव्यांगों और आत्मसमर्पित नक्सली भी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। नक्सली गतिविधियों में जो जवान और नागरिक दिव्यांग हुए हैं वे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। शासन की मुख्य धारा में जुड़ के जिन्होंने नया जीवन अपना शुरुआत किया उनको भी इस बस्तर ओलंपिक में स्थान दिया।
जगदलपुर पुलिस ने लग्जरी कार से 25 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। गांजा तस्करी करते हरियाणा के 2 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल ओडिशा से जगदलपुर होकर हरियाणा जा रही लग्जरी कार में 25 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया। इसमें जांच के दौरान 48 पैकेट में कुल 251 किलो 500 ग्राम गांजा मिला। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी लग्जरी कार से गांजा रखकर माचकोट जंगल के रास्ते होते हुए हरियाणा जा रहे थे। तत्काल पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री साय ने ऐसे कारोबार पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए और इसे ध्यान में रखते हुए बस्तर पुलिस आने वाले वाहनों पर विशेष निगरानी रख रही है। हरियाणा के रहने वाले संतोष पुनिया और नवीन सैनी के कब्जे से कुल 251 किलो गांजा, जिसका मार्केट प्राइस लगभग 25 लाख रुपए है। आरोपी उड़ीसा से गांजा को हरियाणा ले जाने की फिराक में थे और जुडिशियल रिमांड पर इनको भेजा जा रहा है और पूरे प्रकरण में विवेचना जारी है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में मिलावट का मामला शांत हुआ ही नहीं था कि सीहोर के प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में लड्डू पर सवाल उठ रहे। यहां कई सालों से मध्य प्रदेश आजीविका मिशन की बहनें काउंटर लगाकर प्रसाद के रूप में लड्डू बेचने का काम करती थी। प्रसाद केंद्र का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। 23 सितंबर को मंदिर समिति ने कलेक्टर और एसपी को एक आवेदन दिया, जिसमें मंदिर परिसर से स्टॉल हटाने की बात कही। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष का कहना है कि कुछ लोगों ने लड्डू की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की। इधर स्व सहायता समूह की रजनी ने कहा कि लड्डू में कोई भी सामग्री अमानक नहीं है, बेसन की दाल हम खुद बनाते। माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि इन्हें अन्यत्र कहीं जगह दी जाए और मंदिर का मोनो हमारे नाम का इसमें हटवाया जाए, क्योंकि कई दर्शनार्थियों ने हमसे कई बार शिकायत की है कि आपके यहाँ जो लड्डू का प्रसाद बट रहा है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। हमारे लड्डू में ऐसी कोई महक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी श्रद्धालु आते हैं। मैं भी उस दिन कलेक्टर साहब से मिलने गई थी, उस दिन भी मेरे को 2-4 श्रद्धालु मिले। उन्होंने मेरे लड्डू के बारे में पूछा कि यहाँ पहले मंदिर था, मंदिर पे लड्डू बिकते थे, आजकल कहाँ है। महू के सिमरोल थाना क्षेत्र के तलाई नाके के पास बन रही टनल का विरोध शुरू हो गया। शुक्रवार शाम को लोगों ने इसका विरोध करते हुए रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आज भी ब्लास्टिंग के दौरान उनकी घरों तक बड़े बड़े पत्थर आए। इतना ही नहीं, पत्थरों के कारण उनकी गाड़ियां सहित घरों को नुकसान हुआ। ब्लास्टिंग के बाद लोगों के घरों पर गिर रहे पत्थरों का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से युवक पत्थर से बचता नजर आ रहा है। वहीं लोगों के गुस्से को देख मौके पर महू एसडीएम चरणजीत सिंह हुड्डा और इंदौर ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी पहुंचे, ग्रामीणों से चर्चा की। वहीं अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी लौटे। निश्चित रूप से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। इसके लिए जो कवर्स वहाँ लगाए गए हैं उनको डबल किया जा रहा है। ये काम आवश्यक भी है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो इंदौर खंडवा रोड है कितना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग काम भी करें, लेकिन उसके साथ साथ सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम रहें, इस थीम पर हम लोग काम करें। शिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बार फिर किलकारियां गूंज उठी। यहां शेरोन नाम की हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो अंडमान द्वीप से 2009 में लाई गई थी। बताया गया कि नवजात और मां दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा कि हथनी शेरोन अपने नन्हे बच्चे के साथ कैसे खेल रही है, जिससे अब पेंच टाइगर में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। दरअसल पेंच टाइगर रिजर्व पूरी दुनिया में बाघ के लिए मशहूर है। बाघ और तेंदुए आदि की सुरक्षा के लिए हाथी को काम में लिया जाता है। फिलहाल पेंच टाइगर रिजर्व में 7 नर और 3 मादा हाथी काम कर रहे हैं। खबर रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से, जहां कंपनी में जमा करने के बहाने सराफा व्यापारी से 10 लाख रुपए लेकर एक कर्मचारी लापता हो गया। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल सराफा कारोबारी अवनीश सोनी दिल्ली के एसजे गोल्ड कंपनी से जेवरों का लेन देन करता है। कुछ दिन पूर्व कंपनी का कर्मचारी सुरेश पटेल उनकी दुकान में आया। व्यापारी को अपनी कंपनी का विजिटिंग कार्ड दिखाते हुए बोला कि वे रीवा के व्यापारियों से पैसा लेकर दिल्ली स्थित उनके प्रतिष्ठान में जमा करवाता है। पीड़ित उनकी बात में आ गया और कंपनी को भुगतान होने वाले 10 लाख रुपए से दे दिए, लेकिन पैसे दिल्ली नहीं पहुंचे। वहीं आरोपी का मोबाइल फोन नहीं लग रहा। एक व्यक्ति मेरे पास आता है और वो कहता है कि मैं बाज़ार में पेमेंट ट्रांसफ़र करने का काम करता हूं। मुझसे पैसे उसने रिसीव किए और अपने साथी को उसने फ़ोन लगाया कि भैया इनका अवनीश जी का पेमेंट रिसीव हो गया है। इस बात का एहसास हुआ कि हमारे साथ
में धोखाधड़ी और ठगी जैसा ये जो 10 लाख की ठगी हो गई है, जिस पर से इनके शिकायत पर थाना कोतवाली में 318 BNS के तहत धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की तलाश हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। खबर कटनी से, जहां माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मडहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया। सरकारी जमीन पर कब्जा करते हुए कुछ लोगों ने भंडार हार में 25 सालों से संचालित शिवधाम आश्रम की यज्ञशाला को भी तोड़ दिया। इसके अलावा यहां पर लगे सैकड़ों वृक्षों को भी काट दिया गया। मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन से की गई। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं और खुलेआम सरकारी जमीन पर कब्जा करते हुए बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। संत भगवान दास का आरोप कि इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत इमलिया के उप सरपंच और सचिव की मिलीभगत है। मामले में एसडीएम प्रदीप मिश्रा जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ये बना हुआ है गेट, ये गेट से सीधा ऐसे जाता है, बाकी ये सब सरकारी बना है। ये रोड भी सरकारी बनाना चाहता है। और अंदर इसने कुछ तोड़फोड़ भी की है क्या? जी, वो यज्ञशाला हमारा कल परसों के दिन जो है जेसीबी से तोड़ दिया है। और तालाब भी यहाँ खोदा है। ये रोड बोलता है तालाब पेड़ खुदवाना चाहेगा। 7 दिन के अंदर पूरी प्रोसेस की प्रक्रिया करके इसको बेदखल किया जाएगा और इस जमीन को शासकीय उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किया जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।